हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कह दो, न्यायिक पुनर्निरीक्षण कह दो, एक ही बात है। यह सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा से वह संविधान की व्याख्या करता है और इस बात की नज़र रखता है या इस बात को देखता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोई ऐसा कार्य न करें या कोई ऐसा कानून पास न करें जो संविधान का उल्लंघन करता हो। दूसरे शब्दों में हम उसे संविधान से संबंधित विषयों का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण की या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। यह एक प्रकार की न्यायिक समीक्षा यह एक प्रकार की अदालती कार्यवाही है जिसमें एक न्यायाधीश किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए निर्णय या कार्यवाही की वैधता की समीक्षा करता है, यानी उसकी जांच करता है। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा निष्कर्ष के अधिकारों और गलतियों की बजाय निर्णय लेने के तरीके के लिए एक चुनौती होती है। या ये भी कहा जा सकता है कि न्यायिक पुनरीक्षण बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति होती है। न्यायिक पुनरावलोकन हर जगह, हर देश में, हर न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालयों को प्राप्त होता है। इस कानून की क्या अवधारणा है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा बनाया गया कानून तभी मान्य होता है जब पत्र में सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। कानून की उचित प्रक्रिया यह एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल यह जांच करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई कानून है या नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून को निष्पक्ष और न्याय संगत बनाया जाए। भारत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है। यह किसी देश की अदालतों द्वारा सरकार के विधायकों, कार्यकारी और प्रशासनिक अंगों के कार्यों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि इस तरह की कार्यवाही देश के संविधानों के प्रावधानों के अनुरूप हो। न्याय समीक्षा के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं: सरकारी कार्यवाही को वैध बनाना और सरकार द्वारा किसी भी अनुचित अतिक्रमण के खिलाफ संविधान की सुरक्षा करना। न्यायिक समीक्षा को संविधान का एक बुनियादी ढांचा माना गया है। न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका की व्याख्यात्मक और पर्यवेक्षक भूमिकाएं भी कहा जाता है और मोटे रूप में अगर देखा जाए तो यह जनहित याचिकाओं के सिद्धांत को समाप्त करने के साथ ही न्यायपालिका को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, भले ही पीड़ित पक्ष से कोई शिकायत ना हो। कहने का अर्थ यह है कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन संविधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अवैध घोषित करने की शक्ति होती है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के प्रकार: विधायी कार्यवाही की समीक्षा या उसकी जांच। इस समीक्षा का तात्पर्य यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संविधान के प्रावधानों के अनुपालन में होते हैं। दूसरी है प्रशासनिक कार्यवाहियों की जांच। यह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक एजेंसियों पर संवैधानिक अनुशासन लागू करने का एक उपकरण होता है। तीसरा प्रकार है न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। इस समीक्षा का उपयोग न्यायपालिका द्वारा पिछले निर्णयों में सुधार करने या उनमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। न्यायिक समीक्षा का महत्व: संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि यह जांच और सत्ता के दुरुपयोग, यानी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा यदि सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है तो यह उसकी जांच करता है। यह लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह संघीय संतुलन बनाए रखता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह अधिकारों के अत्याचारों को रोकता है। यदि किसी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, तो यह उन्हें रोकता है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्निरीक्षण के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे कि यह सरकार के कामकाज को सीमित करता है।
यह संविधान द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमा का उल्लंघन करता है जब यह किसी भी मौजूदा कानून को ओवरराइड करता है या उसे अवैध घोषित करता है। भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों के पृथक्करण का पालन किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। हालांकि जांच और संतुलन की एक प्रणाली इस तरह से स्थापित की गई है कि न्यायपालिका के पास विधायिका द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द करने की शक्ति है। किसी भी मामले के लिए एक बार जज की न्यायिक राय अन्य मामलों में फैसला सुनाने का मानक बन जाती है। यदि किसी मुद्दे पर या विवाद पर कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय अन्य फैसले सुनाने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। न्यायिक समीक्षा बड़े पैमाने पर जनता को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि निर्णय व्यक्तिगत या स्वार्थी उद्देश्यों से भी प्रभावित हो सकते हैं। अदालतों के बार बार हस्तक्षेप से सरकार की अखंडता, गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो सकता है। न्यायिक समीक्षा के लिए कुछ संविधान द्वारा प्रावधान किए गए हैं, वह कौन कौन से हैं? पहला है, संविधान में कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो अदालतों को कानूनों को अमान्य घोषित करने का अधिकार देता हो, लेकिन संविधान ने प्रत्येक अंग पर निश्चित सीमाएं लगाई हैं जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाएगा। अदालत निर्णय लेने से संवैधानिक सीमाओं के किसी भी उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है, इस कार्य को वह देखती है। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने वाले संविधान में कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि अनुच्छेद 372(1) में पूर्व संविधान कानून की न्यायिक समीक्षा की स्थापना करता है। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है वह शून्य होगा। अनुच्छेद 32 और 226 मौलिक अधिकारों के संरक्षक और गारंटीकर्ता की भूमिका सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को सौंपते हैं। अनुच्छेद 251 और 254 में कहा गया है कि संघ और राज्य के कानूनों के बीच असंगति के मामले में राज्य का कानून शून्य हो जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर केंद्र और राज्य के कानूनों में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसमें अंतिम निर्णय केंद्र के कानून ही मान्य होते हैं। अनुच्छेद 246(3) में कहा गया है कि राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायिका की विशेष शक्तियों को निश्चित करता है। अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों की शक्तियां संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं। अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों और राज्यों के बीच, राज्यों और संघ के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति के साथ अदालत को सौंपता है, लेकिन न्यायालय को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने की आवश्यकता हो सकती है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या देश के सभी न्यायालयों द्वारा सम्मानित कानून बन जाती है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालयों को किसी भी निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा करने का विशेष अधिकार देता है। एक आपराधिक मामले में पारित आदेश की समीक्षा की जा सकती है और रिकॉर्ड में त्रुटियां होने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ ही अदालतें मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करती हैं। आधुनिक राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ प्रशासनिक निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप भी बढ़ गया है। जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर उसके लिए निर्धारित शक्तियों की सीमा को पार कर जाती है तो यह ठीक ही कहा जा सकता है कि न्यायपालिका तब संविधान में निर्धारित शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को अमान्य करना शुरू कर देती है। कानून बनाना विधायिका का कार्य है और कर्तव्य है। कानूनों के अंतराल को भरना और उन्हें उचित तरीके से लागू करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, ताकि न्यायपालिका के लिए केवल व्याख्या करना ही बाकी रह जाए। इन सरकारी निकायों के बीच केवल एक अच्छा संतुलन ही संवैधानिक मूल्यों को बनाए रख सकता है।
न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय को केवल न्यायाधीशों के बहुमत पर ही इस अधिकार को सौंपा जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन इसी बात पर सौंपा जाना चाहिए कि न्यायाधीश इस अधिकार का सही प्रयोग कर सकें। इसके बारे में एक विचार भी पेश किया गया है कि कानून पास करके यह निश्चित कर दिया जाए कि 9 में से कम 6 या 7 न्यायाधीशों की राय पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण लागू हो। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के प्रयोग के द्वारा यदि किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करे तो कांग्रेस को या संसद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसे दोबारा पास करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण को उसी प्रकार बेकार बना दे जिस प्रकार वह राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकारों को बेकार बना सकता है। परंतु इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा, जो बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।